इंसानी प्रजाति कोई बहुत ही बड़ा खतरा है। मर्द बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, और इसका बुरा असर फीमेल्स में भी होने वाला है। हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी जो कई सारी न्यूज मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गंभीर बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की प्रजाति को खा रही है, जिस वजह से हम जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। और अगर हम मर्द ही नहीं रहे तो लड़कियां क्या करेगी? सो साइंटिस्ट आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? आप सभी ने स्कूल लेवल में यह पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, यूएसए की कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होते जा रही है, विच इज अलर्टिंग। क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% डीएनए कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी प्रजाति कोलैप्स हो सकती है। बट जरा एक सेकेंड, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? व्हाई नॉट फीमेल्स? क्या उनके जीन्स में ऐसा कोई घातक बदलाव नहीं आ रहा क्या? वेल, पैराडॉक्सिकली उनका डीएनए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी होते जा रहा है। उसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि X क्रोमोसोम जो कि फीमेल्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, ने हार्डली अपने कोई जीन्स या डीएनए इंफॉर्मेशन को खोया है। इनफैक्ट टाइम के साथ X क्रोमोसोम कुछ बेहतर फीचर्स डेवलप कर चुका है, यानी कि आसान भाषा में फीमेल्स के X क्रोमोसोम का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और होते रहता है। आई मीन जरा अपने आसपास ही देख लो, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि औरतें हम मर्दों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती है, लेकिन इसी लंबे जीवन का राज फीमेल्स के X क्रोमोसोम में ही छुपा है, जो कि इतना अपडेटेड है कि वो उन्हें तरह तरह की बीमारियां और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। एक सिंपल सा एडवांटेज आपको बताता हूं जो कि फीमेल्स के पास है अपने इस हेल्दी क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल्स का कलर परसेप्शन यानी कि रंगों को परखने की एबिलिटी मेल से बेहतर होती है। ये इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम X में रेड और ग्रीन कलर रिसेप्टर्स के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का कलर परसेप्शन जनरली मेल से बेहतर होता है। ऐसे बहुत से हेल्दी फीचर्स आज फीमेल्स के पास है जो कि मेल्स के पास नहीं है। अच्छा, अब एक और एक बॉम्ब जो साइंटिस्टों ने फोड़ा है वो ये है कि बचपन में जो हमने जेंडर या सेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, XY क्रोमोसोम का सिस्टम, टर्न्स आउट ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, ये सारे मैमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि आप मेरे मेल व्यूअर्स, मैं, मेरा बिल्ला, आपका कुत्ता, वो जिस चूहे के पीछे भागता है वो चूहा, ये सारे मैमल्स में XY क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है और सभी का Y क्रोमोसोम जो कि मेल वाला क्रोमोसोम और उसमें स्टोर्ड डीएनए इंफॉर्मेशन खतरे में है। यानी सारे मेमेलियन प्रजातियों के मर्दों का अस्तित्व खतरे में है। अब प्रकृति, हमारी मदर नेचर को मेल से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ फीमेल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है। और किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए तो दोनों ही सेक्सेस का सही सलामत रहना जरूरी है। तो क्या पृथ्वी में लाइफ का अंत इसी वजह से होने वाला है? क्या लाइफ अपने जन्म से ही फंडामेंटली एक घातक बीमारी लेकर जन्मी थी? क्या वो बीमारी मौत है? वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ न्यूज मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम इस मामले के एकदम डीएनए तक जाएंगे, और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के सारे राजों से पर्दाफाश हो सके और साथ में हमें बहुत कुछ नई बातें हमारे ही बारे में सीखने को भी मिले। हम इंसानों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि ये क्रोमोसोम्स ही आखिर क्या होते हैं जो कि खतरे में है। हम इंसान सैकड़ों सेल्स यानी कि कोशिकाओं के बने होते हैं। आओ इनमें से किसी भी एक सेल के अंदर जरा जूम करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है सेल न्यूक्लियस और इसके आसपास है बाकी के सेल ऑर्गेनल्स यानी कि पार्ट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एटसेट्रा।
अब इस न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन गढ़ होता है, उसके अंदर अगर जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स यानी कि जोड़ियों में मौजूद है। क्रोमोसोम्स बने होते डीएनए की लंबी चेन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स नाम के एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर कॉइल होकर एक टाइट और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के चेन्स को बांध के रखता है और इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरफियरेंस से। अच्छा, अब ज्यादातर लोग ना डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन तीन टर्म्स को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं या उन्हें आपस में अदला बदली करके यूज कर लेते हैं, पर इनमें डिफरेंसेस है जो अभी जान लेते हैं। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो, जो घर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स उन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई, या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई, या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। अब इन सब को आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई है, डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं। मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं, जो कि साइज में सबसे बड़ा है और उसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर्स साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर्स साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डेटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर्स साइड से आता है और एक फादर्स साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलनेस जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, वही दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डेटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा अपने माँ और बाप का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, बल्कि उनकी विशेषताओं का एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। वेल, दैट इज बिकॉज जैसे हमने जाना, ये ऑटोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, एक मदर साइड का और एक फादर साइड का। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा हिस्सा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली ये हर स्पीशीज के लिए फायदेमंद ही होता है। इन नए कॉम्बिनेशंस के जरिए आने वाले जनरेशंस की डाइवर्सिटी और बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उनका सर्वाइवल रेट, उनकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यू नो, एज इट इज सेड इन बायोलॉजी, वेरिएशन का ही दूसरा नाम है एवोल्यूशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बच्चा माँ बाप की विशेषताओं का एक हाइब्रिड बन जाता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल और फंक्शनल एवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ 1 से लेकर 22nd पेयर वाले क्रोमोसोम्स, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, उनकी बात की। ह्यूमंस में 23rd पेयर भी होता है और वो बाकी के ऑटोसोम्स से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट क्योंकि ये सिमिलर पेयर्स में नहीं आता है तो इन्हें ऑटोसोम्स भी नहीं कहते, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स 2 यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, X एंड X जो कि फीमेल बच्ची को जन्म देता है और X एंड Y जो कि मेल बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल बच्चा ही पैदा होगा, वरना फादर साइड से X क्रोमोसोम जाने पर नेचुरली फीमेल पैदा होगी। और इसीलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। अच्छा, इस बात पे थोड़ा फोकस करना
कि वाई क्रोमोसोम का कोई जुड़वा नहीं होता, मतलब ये किसी के साथ भी लिंक या अटैच या जुड़कर अपने आप को रिकंबाइन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता जैसे बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स कर पाते हैं, विच बेसिकली मीन्स ये एज इट इज हमारे दादाजी से पिताजी में पास हुआ और पिताजी से हम में। और इसीलिए जेनेटिक्स या फॉरेंसिक्स में किसी भी इंसान की पैटर्नल लिनिएज यानी कि मेल एंसेस्ट्री को ट्रेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। और बस यही है XY सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम। इंटरेस्टिंग राइट? अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि XY सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत ही कॉमन सेक्स क्लासिफाइंग सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट सारे मैमल्स और इवन कुछ दूसरे जानवरों में भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसी के जैसा एक ऑपोजिट सिस्टम भी है, ZW सिस्टम, जहां पर मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है। ये हमारे सिस्टम का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हम में फादर साइड से आने वाला Y क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, बट यहां पर मदर साइड वाला W क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ये ZW सिस्टम ज्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर मैटरनल लिनिएज फॉलो होती है। सो ऑल इन ऑल नेचर में ये दोनों भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आपके दिमाग में नेचुरली ये सवाल आएगा कि इसे जानने का क्या मतलब, ZW सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, क्योंकि ओवर द इयर्स W क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली वही संकट से ऑलरेडी गुजर चुका है जिस संकट से आज हम मेल्स का Y क्रोमोसोम गुजर रहा है। W क्रोमोसोम के भी जीन्स ओवर द इयर्स सिग्निफिकेंटली कम होते गए हैं, जो मेरे हिसाब से नेचर में एक काफी कॉमन पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। Y और W क्रोमोसोम दोनों ही अपने रिप्रोड्यूसिंग चेन्स में अकेले हैं, इनका कोई भी जुड़वा नहीं है। बिना जुड़वा के ये रिकंबाइन होकर अपने DNA को अपडेट नहीं कर सकते, जिस वजह से प्रजाति में डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा होने लगते हैं। और इतिहास भरा पड़ा ऐसे एग्जाम्पल से। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे जिन्हें pharaohs कहा जाता था, उन्हें एक्चुअली में ना भगवान जैसा माना जाता था, और इसीलिए इन्हें अपना ब्लड लाइन यानी कि अपना खून प्योर रखना होता था, जिस वजह से ये अपने ही खानदान में भाई बहन या उनके कजिन्स में ही शादी किया करते थे ताकि रॉयल ब्लड लाइन वाला ही बच्चा पैदा हो। इसे बेसिकली इनब्रीडिंग कहते हैं। बट यहां पर इनब्रीडिंग तो छोड़ो, ये इंसेस्ट के लेवल तक भी पहुंच चुके थे। 18th डायनेस्टी में यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले एखिनाटन नाम के एक राजा ने एक समय में अपनी ही बेटी मेरिटाटन के साथ शादी कर ली थी और उसे रानी बना लिया था। इन दोनों के इनब्रीडिंग से पैदा हुए तूतांखामुन सिवियरली वीक और कई जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा हुए थे। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि खुद एखिनाटन के फिजिकल फीचर्स भी नॉर्मल नहीं थे। खींचा हुआ जबड़ा, एक एक्सट्रीमली पतले शरीर के ऊपर फूला हुआ पेट और एसिमेट्रिक चेहरे जैसे कई फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज उनमें थी और उस ब्लड लाइन में भी मौजूद थी। और तूतांखामुन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें फेमसली किंग तूत भी कहा जाता था। उनका केस तो और भी ज्यादा सिवियर था। 9 साल की उम्र में ही उन्हें किंग बना दिया गया था और वो एक स्पेशल बोन डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए चलने तक के लिए उन्हें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इतनी नाजुक उम्र में बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार रहने की वजह से उनकी 19 साल में ही मौत हो गई। और ऐसा ही सेम अंजाम 18th डायनेस्टी के मोस्ट ऑफ द pharaohs को भी देखने मिला। सिमिलर केस पुराने यूरोप की हैब्सबर्ग फैमिली के साथ भी हुआ था। वो भी एक रॉयल फैमिली थी जिन्होंने भी हर जनरेशन में इनब्रीडिंग किया, जिस वजह से पूरे खानदान में एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर पैदा हो गया। उनकी पूरी फैमिली में सभी का जबड़ा टेढ़ा ही रहा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर उनके खानदान में इतना फ्रीक्वेंट था कि इसे स्पेशली फिर हैब्सबर्ग जॉ ही नाम दे दिया गया। इसी के साथ ही इसी फैमिली में और भी जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, इंपोर्टेंस और अन्य किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखे गए। इवन इंडिया में पारसीज जब पहली बार आए थे तो अपने क्लोज रिलेटिव्स और कजिन्स में ही इनब्रीडिंग के कारण पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगे थे। तो ग्लोबली अगर देखा जाए ना तो अलग अलग टाइम स्केल्स पर कई सारे रेसेस या स्पीशीज में एबनॉर्मेलिटीज देखी गई है। इसका मेन रीजन यही रहा है कि जब भी इनब्रीडिंग या इंसेस्ट से कोई बच्चा पैदा होता है तो दोनों भी पेरेंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही जीन्स आते हैं। इससे यह होता है कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो वीकर जीन्स है और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और फिर यही जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आगे के भी जनरेशन में पास ऑन होते चले जाते हैं और सिचुएशन बद से
बदतर होती जाती है और अंत में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव डीएनए कोड्स पैदा हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा करते हैं जो कि पूरी लिनिएज को ही खत्म कर सकते हैं। और यही कारण था कि इजिप्शियन pharaohs, जिन्हें एक समय पर भगवान माना जाता था, वो भगवान खुद ही अपनी जान भी नहीं बचा पाए और अपने राज्यों को अंत में खो बैठे। सो इतिहास से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जीन्स को रिकंबाइन होकर अपने एरर्स को अपडेट करते रहना आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति की भाषा में सिंपल फंडा है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप मर रहे हो। और साइंटिस्ट इसीलिए यही चिंता जता रहे हैं कि अब मेल्स का वाई क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली ऐसे ही डिग्रेड होते जा रहा है। तो क्या हमारा अंत भी पहले बताए गए कुछ केसेस की तरह ही होगा? क्या स्पेशल होने की कीमत हम मर्दों के वाई क्रोमोसोम को मौत के तोहफे के रूप में चुकानी पड़ेगी? चलिए समझते हैं कि हम मर्दों का फ्यूचर आखिर क्या हो सकता है। क्या हमारे पास कोई सबूत है आज के तारीख में कि वाई क्रोमोसोम सच में विलुप्त भी हो रहे हैं क्या? साइंटिस्ट एग्जैक्टली किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? हमारे पास सबूत है। करीब 30 करोड़ साल पहले जब धरती पर पहली बार मैमल्स का जन्म हुआ था, तब XY क्रोमोसोम पेयर में X और Y क्रोमोसोम्स दोनों ही सेम साइज के थे। लेकिन आज Y क्रोमोसोम अपने जोड़ीदार X से साइज में 3 गुना छोटा हो चुका है। तब से लेकर आज तक Y क्रोमोसोम ने ओरिजिनली 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खो दिए हैं, यानी कि लगभग 3 से 4% ही जीन्स आज के तारीख में वाई क्रोमोसोम में बाकी रह गए। बाकी के सारे विलुप्त हो गए। वाई क्रोमोसोम में आज सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन और मेल फर्टिलिटी से ही लिंक्ड जीन्स बचे हैं, बाकी सारे जीन्स विलुप्त। यही सेम चीज आखिर एक्स क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं हुई? उनके साथ भी तो होना चाहिए था ना, क्योंकि आखिर वो भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। तो फिर ये भेदभाव काहे को? मेजरली इसके 2 रीजन है। पहला ये कि एक्स क्रोमोसोम सिर्फ फीमेल सेक्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम है ही नहीं, और ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्स एक जनरल क्रोमोसोम है। इनफैक्ट ह्यूमंस में फीमेल डेवलपमेंट ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हर कोई बच्चा, इवन मेल्स भी, सबसे पहले फीमेल्स के रूप में ही जन्म लेता है। बस सिर्फ मेल सेक्स डेवलपमेंट के लिए एक अलग से ट्रिगर ऐड हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में, जो कि वाई क्रोमोसोम ऐड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि विमेन में एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स जब साथ में होते हैं तो वो आपस में रिकंबाइन होकर अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए एक्स क्रोमोसोम एवोल्यूशन के साथ अपने आप को बेहतर करते जाता है, अपडेट होते जाता है। बट वाई के केस में, जैसे हमने जाना, म्यूटेशंस की वजह से जब भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट पैदा होता है या डीएनए का टुकड़ा टूट जाता है, तो रिकॉम्बिनेशन की मदद से वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाता। इस वजह से इसमें जो भी डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उसको वाई क्रोमोसोम सिंपली डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और नतीजा आज वाई क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ 45 एक्टिव जीन्स ही रह गए हैं। और अब साइंटिस्टों का यह मानना है कि जिस गलती से वाई क्रोमोसोम अपने जीन्स को खो रहा है, वो अगले सैकड़ों सालों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम, जो कि अकेले सिर्फ इंसानों में नहीं है, जैसे हमने जाना, वो कि दुनिया भर के मैमल्स में है, और साथ में कुछ इंसेक्ट्स में भी, यहां तक कि कुछ स्नेक्स और फिशेस में भी, ये सब भी विलुप्त हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी जानवरों के लिए एक खतरे की घंटी है ना? बट जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या प्रकृति इतने आसानी से लाइफ को खत्म होने दे देगी, या फिर इन्हीं जानवरों में से कुछ स्पीशीज इस मौत के मंजर को चकमा देकर बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज निकालेगी? रिसर्चर्स ने 2 ऐसी चूहों की प्रजातियां ढूंढ निकाली है, जापान के स्पाइनी रैट्स और ईस्टर्न यूरोप के मोल वोल्स। यह स्पीशीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रैट्स दोनों बस एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। They do not have a Y chromosome at all. But एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन यहां पर यह हुआ कि इनके Y क्रोमोसोम्स का सारा जेनेटिक डेटा दूसरे किसी क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया, और स्पीशीज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते चली गई विदाउट हैविंग अ Y क्रोमोसोम। अब ये सुनकर थोड़ा सा मन हल्का हुआ, टेंशन, थकान, स्ट्रेस, बोझ जिंदगी से थोड़ा सा हल्का हो गया। ये स्टडी अपने आप में ही उम्मीद की एक बड़ी किरण जरूर है, पर कोई भी एक्सपर्ट ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हम इंसानों के केस में भी यही सेम एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर आकर साइंटिस्ट अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम का जो डिग्रेडेशन है वो एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा,
क्योंकि इतने सालों से जिन जीन्स को वाई ने बचा के रखा है उसे वाई अपने आप गायब या नष्ट होने नहीं देगा। एक सेक्शन साइंटिस्टों का यह भी बिलीव करता है कि इन चूहों की तरह ही इंसानों में भी सारा इंपॉर्टेंट जेनेटिक डेटा दूसरे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर हो जाएगा और सेक्स डिटर्मिनेशन का एक नया मैकेनिज्म ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर हमें नहीं पता कि यह नया मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। हो सकता है कि इसके चलते नई इंसानी स्पीशीज का ही जन्म हो जाए जिसमें मेल्स जैसे आज दिखते हैं उससे टोटली अलग ही दिखने लगे। क्या ऐसी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी और मर्दांगी का एक नया कॉन्सेप्ट ही जन्म ले लेगा? Who knows? अब एनीवे इसका जो भी आउटकम हो, लेकिन ये रीसेंट न्यूज और डिस्कवरीज जो है वो एक आई ओपनर की तरह सबके सामने आई है और इसीलिए दुनिया भर के न्यूज मीडिया आउटलेट्स में इसके चर्चे हो रहे हैं। बट बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट मेरा ये काम था कि आपके सामने पूरी सच्चाई लाकर आपको रख देना और साथ में आपको इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ और डिटेल के बारे में भी समझाना। इस वीडियो से हमें प्रकृति की एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई सीखने मिलती है। इस ब्रह्मांड में या तो आप इवॉल्व हो रहे हो या तो आप मर रहे हो। ये एक सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ब्रह्मांड का, और हमारी लाइफ में भी ये 100% एप्लीकेबल है। अगर हम नॉलेज, नई विशेषताएं और नए स्किल्स सीखकर खुद को बदलती परिस्थितियों के साथ अपडेट और इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मर रहे हैं। और आज आपने इस वीडियो को देखकर एग्जैक्टली यही किया, साइंस समझकर अपने नॉलेज को अपडेट किया और थोड़ा सा और ग्रो हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हम मेल्स का भविष्य क्या होने वाला है? प्रेडिक्ट किए गए 2-3 आउटकम्स में से कौन सा आउटकम हमारा भविष्य होगा आपके हिसाब से? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। जय हिंद, वंदे मातरम।